बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अब अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था और ये जो मुलाकात का दिन है ये एहतजाज और पकड़ दकड़ की नज़र हो गया। ये हम देखते रहे और अभी मुसलसल भी शायद यही सूरत हाल वहाँ पर चल रही है। अदालत का वाज़ेह हुक्म हमारे सामने, हमें पता है कि हुक्म दिया गया था कि मुलाकात होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद जो इमरान खान के अहले खाना या उनकी बहनें हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, बल्कि पिक एंड चूज़ पॉलिसी के तहत ये नज़र आ रहा है कि जिसे चाहा मुलाकात करा दी गई। और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर, ख़ास तौर पर जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा साहब, वो बड़े हमें शदीद नाराज़ आए क्योंकि नाम भेजने की जिम्मेदारी उनकी है। हम सवालात हैं जो आज के इस पूरे पकड़ दकड़ और इस एहतजाज वाले मनाजिर के अंदर उठते हैं, जिसमें खास तौर पे यह है कि खान साहब की जेल से रिहाई का मामला है, वो तरीका वज़ा करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी बसीरत का होने का भी एक इंदिया देना है कि क्या वो सोच रहे हैं। मुमकिन तौर पर जिस एहतजाजी तहरीक के ऊपर पब्लिक को बार बार कहा जाता है वो कब शुरू होनी है, ये कई अहम और बड़े ऐसे सवालात हैं जिनके आगे सिर्फ आपको एक सवालिया निशान नजर आता है। कौन बनाएगा ये तरीक़ेकार, किस तरह से बनेगा, क्या ये बन भी पाएगा, और या फिर पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं ये तमाम चीज़ें उसी की नज़र हो जाएंगी। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैनाल इशू है उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है आमने सामने है, इसके कुछ अहम डिटेल, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट को ये हुक्म दिया है कि 9 मई से मुतालिक केसेस जो हैं उनका 4 माह में फैसला किया जाए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, आज बिल्कुल सादा सा मामला था, हमेशा की तरह मुलाकात होनी थी और बात ख़त्म हो जानी थी। एक मुलाकात के ऊपर इतनी गड़बड़ हुई है, समझ नहीं आ रहा कि किसको पकड़ा, किसको छोड़ा, किसने क्यों, किसके लिए क्या किया। और पीटीआई के अंदर से वो जो एक आपको नज़र आता है ना कि एक संजीदगी का एलिमेंट है, यहाँ पे भी हमें रिफ्ट और डिवीजन खास तौर पे ज़्यादा नजर आती है। सवाल मेरा ये है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आलमी खबरों पर भी एक टीज़र अगर आपकी तरफ से दिया जाए। अच्छा किया अब आपने आलमी खबरों का टीज़र देखे। मैं अपना नुक्ता नज़र देने से पहले ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, क्योंकि हम कोशिश करते रहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत को और यहाँ की मईशत को दुनिया के साथ जोड़ के बड़े कैनवस में देखें, और इस वक्त पूरी दुनिया में एक फ्लक्स चल रहा है, क्योंकि 80 साल से बनाया हुआ निज़ाम जो कि पुराने इदारे जैसे कि ब्रिटेन वुड्स, जिसके अंदर ये वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह आता है, वो फ्लक्स में है कि उन्होंने रहना है नहीं रहना, नेटो की हैयत क्या होगी, फिर एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का एक ऑर्डर, फाइनेंशियल ऑर्डर, सो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर जो कि अमेरिका ने खुद बनाया और उसके बाद उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा। एकदम ओवरनाइट उन्होंने एक यू टर्न मारा है और वो जो फ्री ट्रेड के दाई थे कि लिबरलिज्म होना चाहिए और कोई जो है ना एक दूसरे के मतलब जो भी तजारत होनी चाहिए खुली होनी चाहिए, वो एकदम से प्रोटेक्शनिस्ट बन गए हैं। प्रोटेक्शनिस्ट ये है कि उन्होंने कहा जी हम तो सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, रेसिप्रोसिटी में लगाएंगे और 100-150% से लेके 100% भी बढ़ जाएगा। और इवन के अपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, नेफ्टा था फॉर एग्जांपल, कनाडा और मैक्सिको, उन पर भी लगाया। अपने एलाइज नेटो के जो हैं, यूके में भी 10%, 20% EU पे, और ख़ास तौर पे क्योंकि असल तो वो चाइना के ऊपर था तो ये लगा दिया टैक्स। तो सारी दुनिया परेशान है कि इसके साथ डील कैसे करना है, इसके साथ कैसे इससे बचना है, कैसे इससे फ़ायदा उठाना है, तो सारों का। और फिर ये एक सोच विचार हो रही है कि ये ट्रंप ने ऐसा किया क्यों, क्या ये उसकी बैडनेस है या उसके पीछे एक कोई मेथड इन हिज बैडनेस है, और वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अमेरिका या ट्रंप ये कर रहे हैं, उसको समझने की भी ज़रूरत है। ये बहस चल रही है और हमारे जैसे मुल्क देख रहे हैं कि हमारे ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 29% जो आयद कर दिया है हमारे लिए। हम क्योंकि वैसे ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज का मसला रहता है और हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, तो हमारे लिए ये एक हमारी बका का मसला है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट है कि हमारा जो है $3-3.5 बिलियन का सरप्लस है। हम कोई $5 बिलियन के करीब जो है एक्सपोर्ट्स अमेरिका को करते हैं, $2 बिलियन की इंपोर्ट है, तो $3.5 बिलियन जो हमें एक्स्ट्रा
मिलता है, हमारा उस पर डिपेंडेंस है क्योंकि हम एक ज़राती मुल्क हैं और टेक्सटाइल के इर्द गिर्द हमारी तमाम गर्दिश करती है कि वहाँ से जो पैसा हम कमाते हैं उसी से हमारा गुजारा चलता है। और सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स जो है हमारी ज़रात और ज़रात के बाद जो टेक्सटाइल से जुड़ी है, इन दो चीज़ों से जुड़ी हुई है और उसका डायरेक्टली इससे ताल्लुक़ है। ये है वो बहस जिस पे हमने बात करनी चाहिए। मगर वो क्या रहा है, सारा दिन आज टीवी पे ये बहस होती रही कि आज इमरान खान की फैमिली, उनकी 3 बहनों की मुलाकात का वक्त था और उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। फिर ये सुना गया कि ये कहा गया कि अलीमा खान को नहीं मुलाकात करनी दी जाएगी और उनकी 2 बहनों को ऑफ़र कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर 6 लोग को मुलाकात का चांस दे दिया, अली ज़फ़र मिल गए और गौहर ख़ान मिल गए और 4 और लोग मिल गए। जो लिस्ट दी गई थी उन लिस्ट वाले लोगों को नहीं मिलवाया गया। सो वहाँ पे पुलिस रही, फिर वहाँ पे रुकावटें खड़ी रही, रास्ते बंद रहे। फिर उनकी बहनों को गिरफ्तार कर दिया, फिर बताया गया किसी शादी हॉल में ले गए, फिर वो सिलसिला सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर जो है ये बात होती रही। ज़्यादातर फोकस 90% जो आज सारा दिन ये ख़बरें चलती रही। तो ये जो इस वक्त मैं मसले कर रहा हूँ, जो मुआशी और एग्जिस्टेंशलिस्ट हमारे जो मसले हैं इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसके ऊपर बात नहीं हुई। साथ में आज जो है एक बहुत बड़ी मादनियात के ऊपर कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हमारी $8 ट्रिलियन की बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ मादनियात हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके लिए उस 8 ट्रिलियन को मटेरियलाइज करने के लिए यहाँ पे एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए, ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में चाहिए। उसका एक पॉलिटिकल साइड भी है, इस पर भी बहस व मुबासा बड़ा ज़रूरी है। मगर फोकस जो है, और ये दाद देनी पड़ती है हुकूमत को कि उन्होंने ऐसे दिन पे कि जब हम फोकस ये मादनियात पे या ये माशी मसाइल पे करें, तो वो सारा दिन जो है उन्होंने इस पे लगाया रखा कि जो है इस्लामाबाद की पुलिस जो है, पुलिस ने, मैं कहता हूँ वो पुलिस है पंजाब पुलिस की तरह, वो जो है वो 3 इमरान खान की बहनों के को गिरफ्तार करने में कि अब उनको वैगन में बिठा लिया है, डाले से उतार लिया है, अब वो शादी हॉल में हो गया है। अभी भी वो जो ये सिलसिला है अभी जारी है। और मुझे ये भी ख्याल आता है कि हमारा मुल्क बहरहाल एक यहाँ पे एक आइनी जमहूरियत तो है, बड़े मसाइल हैं, लूली लंगड़ी सही, मगर बहरहाल एक जमहूरियत है, एक आइन है, एक कानून है। अच्छे वक्तों में हमारी अदालतें जो हैं ये कैदियों के भी हकूक़ होते हैं और कैदियों को भी जेल मैनुअल होता है, उसके मुताबिक ख़ानदान से और वकला से मिलाया जाता है। किसी अदालत को सारा दिन ये चलता रहता है और ये महीनों से, हफ्तों से, सालों से सिलसिला जारी है। 2 साल हो गए हैं मगर जो है वो कोई अदालत नहीं रेंगती। और हुकूमत की भी अक्लमंदी देखें कि आज के ही दिन उन्होंने ये तमाशा करना था। तो आमिर साहब ये कह दिया कि अगर जजेस नहीं अमल दरामद करा सकते तो फिर उससे बेहतर कि वो मुस्ताफी हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है, क्या हो रहा है और क्या चल रहा है इनके जहन में, क्या स्ट्रैटेजी है एहतजाज के हवाले से, खालिद साहब की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पे बात करने के हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं जी शेख साहब, हमें प्लीज़ पहले तो बताइएगा कि सारा दिन ये जो खेल होता रहा मुलाकातों के हवाले से इमरान खान के, उनकी बहनों के और वकला का, भी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? क्या वो गिरफ्तार हैं, हाउस अरेस्टेड हैं या शादी हॉल अरेस्टेड है? क्या स्टेटस क्या है? सर इस वक्त स्टेटस ये है, आपको सुबह की सारी सिचुएशन का तो अंदाजा है कि हमारे पास हाईकोर्ट का एक हुक्मनामा था, उसके तहत ये मुलाकातें जो है वो पिछले कई हफ्तों से नहीं करवाई जा रही थी। और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें हमने वाज़ेह तौर पे बताया कि ये फैमिली को बाय डिजाइन दूर रखा जा रहा है और ये कोई मुनासिब बात नहीं है, ये उनका हक है। उस हवाले से अलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट भी किया था कि अगर मुझे ना मिलने दिया गया तो मैं जेल के बाहर जो है वो बैठूंगी जब तक मेरे भाई से मुलाकात नहीं हो जाती। जब ये बयान उनकी तरफ से आ गया तो इस पे पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम इमरान खान की बहन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आज सुबह पार्टी के तमाम MNAs को जिनकी ड्यूटी लग चुकी थी अडयाला जाने की, उनको रोका कि ऐसा ना हो कि मुलाकात हो रही हो और आप लोगों के इकट्ठे होने की वजह से कहीं ये बहाना बना के ना रोक दें। तो आप 4 बजे तक इंतजार करें। अगर ये मुलाकात वो नहीं कराते, क्योंकि यूजुअली कई दफा 4 बजे तक भी मुलाकात हो जाती है, तो उसके बाद फिर
हम कोई लाएअमल तय करेंगे। तो हमारे जो MNAs थे और MPAs और चारों रीजन के जो प्रेसिडेंट्स थे पंजाब के, वो पिंडी में रहे इंतजार में। जिस वक्त हमने ये देखा कि नहीं अलीमा खान साहिबा की मुलाकात करवाई जा रही है और वहां पे पुलिस ने वो ड्रामा किया, तो फिर हमारे लोग जो है वो वहां से आए, जिनको मुख्तलिफ पिकेट्स पे रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर वहां पे मौजूद थे, वहां पे MNAs मौजूद थे, वहां पंजाब के अपोजिशन लीडर मौजूद थे, चारों रीजन के प्रेसिडेंट्स मौजूद थे। वहां जेल के बाहर से अलीमा खान साहिबा को पकड़ के जो है वो गाड़ी में, आपने देखा वो विजुअल्स आपने देखे होंगे, उधर ले गए। साथ एक मार्की थी, उस मार्की में उन्होंने छोड़ के तो बाहर से ताला लगा दिया, जो कि अभी कुछ देर तक उसी मार्की में मौजूद थी। अभी थोड़ी देर पहले वहां पुलिस की गाड़ियां, इन गाड़ियों के साथ अलीमा खान साहिबा की गाड़ियां भी थी, और वो उनको लेके अडयाला जेल की तरफ, मार्की से अडयाला की तरफ रवाना हुए। गाड़ियां कुछ देर तक वहां खड़ी नहीं, उसके बाद गाड़ियां जो है वो वहां से जो है वो मूव कर गई। अब उनको किसी थाने में ले गए हैं या किसी अडयाला की चौकी में। फिल वक्त हम जो है वो खोज लगा रहे हैं कि वो किधर हैं। ऑब्वियसली उनको किसी थाने में ही ले जाएंगे और किसी जगह पे डिटेन करेंगे या थोड़ी देर बाद रिलीज करेंगे। पार्टी जो है उसी उसके ऊपर इस वक्त लगी हुई है। जी, अगर उनको डिटेन करना होगा तो फिर उनको चार्जशीट भी करना होगा। तो जो भी उनके साथ किया जाता है, या उनको रखा जाता है या मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो फिर क्या सोच विचार चल रही है आपकी पार्टी में? क्या आपका लाएअमल होगा? देखें जी, लाएअमल तो आज भी बिल्कुल पूरा एहतजाज का था। ये नहीं हो सकता था कि खान साहब अंदर हैं और उनकी फैमिली को हम बाहर इस तरीके से उनके जो MNAs और MPAs या पार्टी वर्कर्स छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने अभी 8 बजे एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर से जो अपना स्टांस है वो क्लियर कर दिया है। हम इस पे एहतजाज करेंगे, हम कंटेम्प्ट में करेंगे, और बिल्कुल इस अदालत को ये सोचना चाहिए कि अगर आप एक 18वें 19वें स्केल के सुपरिटेंडेंट जेल से हाई कोर्ट का फैसला नहीं बनवा सकते हैं, तो हम क्या तवक्को रखें कि लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस किस्म का इंसाफ लेके जा रहे हैं? अगर आप एक मुलाकात फैसिलिटेट नहीं करवा सक रहे हैं, यार चले 26वीं तरमीम हो गई, जज जैसे आ गए, जहां से आ गए, वो तो एक अलग बहस है और वो चलती रहेगी जब तक 26 तरमीम हमने चैलेंज की हुई है, जब तक उसके मामला जो है उसका फेट डिसाइड नहीं हो जाता। सर, दर्जनों मुलाकात के हवाले से आमिर भाई, दर्जनों कंटेम्प्ट्स जो हैं उसकी प्रोसीडिंग्स हुई है, वो कंटेम्प्ट्स इन्वोक हुई है, जेलर 10 दफा आके वहां बयान दे गया है, और उसके बाद भी ये हालत है। और फिर पिक एंड चूज करते हैं। कोऑर्डिनेटर कह रहा है भाई ना बंदे मिला छो, ये अपनी मर्जी के बंदे मिला छड़ते। आपने सलमान का जिक्र किया, तो उन्होंने, सलमान राजा साहब ने, ये आज मैं उनकी ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि उनकी 2 बहनों को कहा गया कि आप अलीमा खान के बगैर मुलाकात कर लें। उन्होंने कहा नहीं, हम उनके साथ ही करेंगे। तो उनका ये किस्म का उन्होंने अफसोस का इजहार किया, नाम लिए बगैर किसी का, कि जो अशखास जिन्होंने मुलाकात की है उनको भी शायद इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखना चाहिए था कि उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए और रश नहीं करना चाहिए थे मुलाकात। मैं इसमें थोड़ा सा शेख साहब, अगर मैं आमिर साहब की इजाज़त से शेख साहब इसमें ऐड कर दूं, जो बेसिक उनका जुमला था वो आपके सामने रखना चाहूँगी कि सलमान अकरम राजा साहब, जिनका पता है मैं नपीतुली बात करते, उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लिस्ट में नाम थे जो मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की। अतात गुजारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अफसोस किया। अगर आप हमारे नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करें तो ये अतात गुजारी करने वाले लोग कौन हैं जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, किन के नाम दर्ज नहीं थे? देखिए, पहली बात तो ये, एक तो हमारे चेयरमैन है, उसके हवाले से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह कह दिया कि चेयरमैन का इस्तेहकाक है। जो नॉमिनेटेड चेयरमैन है इमरान खान साहब ने, बैरिस्टर गौहर जो है, उनको चेयरमैन हमारा मुकर्रर किया, नॉमिनेटेड है। तो पार्टी के चेयरमैन है, उनका तो इस्तेहकाक है, वो तो बैरिस्टर साहब के साथ बैठ के, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकी 4 लोगों के हवाले से हमें बिल्कुल उसके ऊपर कंसर्न्स हैं, और उन लोगों से बिल्कुल बाज़पुरस भी होगी, उनसे बात भी होगी, क्योंकि पिछली पॉलिटिकल कमेटी में डिसीजन हो गया था कि एक कमेटी या एक मुलाकात की लिस्ट जब कोऑर्डिनेटर दे देता है तो वो इस वजह से देता है कि ये लोग इमरान खान से मिलने जरूरी है, खान साहब का इनसे मिलना बहुत जरूरी है, और उस तनाजुर में लिस्ट बनाई जाती है। अगर उन लिस्ट वालों को नहीं मिलने दिया जाता और किसी और को गेट से कहा जाता है कि यार तुम भी आ जा, या रात को किसी को फोन किया जाता है कि तुम सुबह आ जाना, हम तुम्हें मिलवा देंगे,
तो उन पे ये डिसिप्लिन लागू होता है कि आप इनकार करेंगे। ये फैसला हुआ था कि आप इनकार करेंगे और आप नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कि जिनका नाम लिस्ट में हमने दिया है पार्टी ने, इमरान खान साहब उनको मिलना चाहते हैं, हम उन्हीं से कोई मुलाकात करेंगे, हम नहीं। तो ये जो लोग हैं, जो 4 लोग हैं, जिसमें बिल्कुल एक जूनियर लॉयर है, एक कोई खातून है जो कि लॉयर भी नहीं है, हमारी वर्कर जरूर। मैं नाम पढ़ देता हूँ कि बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, मुबशर मकसूद अवान साहब हैं, ज़हीर अब्बास चौधरी हैं, अली इमरान हैं और रजिया सुल्ताना साहबा हैं। अब इनमें से किसी का भी नाम नहीं था उस लिस्ट में, ठीक है सर। तो टेक्निकली इनमें से रजिया सुल्ताना साहबा तो लॉयर भी नहीं है, अपना आमिर भाई, वो तो लॉयर भी नहीं है खातून, वो पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर है। उसको तो एक्साइटमेंट होगी कि चलो खान से मिलने का मौका मिल गया, क्योंकि वो जो एक खान को मिलने की खुशी है उसमें शायद लोग डिसिप्लिन क्रॉस करते हो, मगर इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। खान साहब को जरूरत है। आज मसलन हम हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट से खान साहब ने मिलना था, इट वॉज इंपॉर्टेंट। लाहौर हाई कोर्ट का बार का प्रेसिडेंट था, फिर दूसरा प्रेसिडेंट था, फिर सलमान अख्तर राजा साहब उनकी काउंसिल भी हैं, उनका अपना मिलना बहुत जरूरी था। तो ये जो है ये गलत हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। तो इस पे अब जो और इसकी वजह से शेख साहब बड़ी पार्टी के हवाले से एक खराबी रहती है कि जो लिस्ट जो मुलाकातें होती हैं वो हुकूमत की मर्जी से हो पाती हैं और फिर वो लोग बाहर आके अपना बयान भी देते हैं। फिर ये शक रहता है कि क्या सच पे उन्होंने कहा है या झूठ बोला है, फिर वो किसी के खिलाफ किसी के हक में वो कंट्रोवर्सी हो जाती है और फिर सारा फोकस इस पे चला जाता है बजाय बुनियादी इश्यूज पे। सर लिस्टों वालों को भी, जो लिस्टों के बगैर मिलते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब वो बाहर आते हैं तो उसमें कोई नेक नामी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर फिर उसके ऊपर जो वो पढ़ता है ना जी, वो आपने भी फिर पढ़ा होगा जब वो लिखते हैं और फिर वो जो इज्जत अफजाई होती है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। खान, ये तो खान के साथ ज्यादती है कि खान मिलना आमिर मतीन को चाहता है और भेज हम देते हैं अपना किसी और को, तो वो उनके साथ ज्यादती है, खान साहब के साथ। और इस ज्यादती की हम इजाजत नहीं देंगे। सही है। बिल्कुल आईना से हमने पिछली दफा भी फैसला किया था और अगली दफा तो बाकायदा तौर पे सख्ती होगी। बिल्कुल ये इससे ज्यादा ये ड्रामा नहीं चल सकता। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब को भी मैंने सुना, शेख साहब वो भी ये कह रहे थे कि जिनसे खान साहब मिलना चाहते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता। एक नाम है बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब का भी। शेख साहब, सेनेटर अली जफर साहब की जो मुलाकात खान साहब से हुई है, मैं उन्हें कुछ देर पहले आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में सुन रही थी। हमारे सामने तकरीबन 2 दिन पहले आजम सवाती साहब ने कुरान पे हलफ उठा के कुछ बातें की थी, तो उस पे अवाम शक व शुबहात के अंदर थी। लेकिन अली जफर साहब ने आज आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक की है कि खान साहब ने उन्हें कहा कि हाँ, मैंने सवाती साहब से कहा था कि मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरा जरूरी है तो कर लो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जाती मुफाद ना तो तलाश किया जाए और सेकेंडली ये कि जिन सहूलियात के ऊपर मेरे मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अली जफर साहब लेकर जाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अहम और यकनिकाती एजेंडा है पीटीआई का, वो खान साहब और दीगर सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई है। अगर खान साहब के मुज़ाकरात के मामले में यही शर्त नहीं है मौजूद, तो फिर मुज़ाकरात किस काम के लिए करवाए जा रहे हैं? अगर कौन मौजूद नहीं है जी? अगर खान साहब की रिहाई का मामला इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं है, कोई डील इसमें शामिल नहीं है, तो फिर मुज़ाकरात किस बात के लिए हो रहे हैं? जी, खान साहब हैज बीन वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन। और ये जो बात अली जफर साहब कर रहे हैं, मैं इस हवाले से आपको एक और बात कर देता हूं कि अभी कल रात को सवाती साहब ने उस पहली वीडियो के बाद एक दूसरी वजाहती वीडियो भी जारी की है। उसके अंदर ने बाकायदा तौर पर क्लैरिफिकेशन दी है कि खान साहब अपनी जात के हवाले से नहीं कह रहे थे, और उसकी तस्दीक आज अली जफर ने भी कर दी, अगर इन्हीं वर्ड्स में की है। खान साहब ने हमेशा कहा है, अब आप देखें जो निगोशिएशंस कमेटी का हिस्सा बने थे, खान साहब ने अपनी जात की रिहाई वाली बात नहीं की थी। हम 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से इंसाफ चाहते थे, उस कताल का, उन गिरफ्तारियों का, उन वर्कर्स का, जुडिशल कमीशन चाहते थे। खान ने कहा जब सबके फैसले होंगे, आई बी द लास्ट पर्सन टू गेट आउट ऑफ इट, पहले मेरा वर्कर है। इधर भी खान कहता है कि मुल्क और कौम के लिए तो अगर मुज़ाकरात आपने करने हैं तो आप करें, इसीलिए हमें निगोशिएशंस कमेटी में बैठने की इजाजत दी थी खान साहब ने। मगर उन्होंने कहा मेरी जात के हवाले से, कोई डील के हवाले से कोई इंप्रेशन देने की जो ये सरकार कोशिश कर रही है, ये हम इसको बिल्कुल रद्द करते हैं। और खान साहब भी ऐसे ही कहते हैं। खान साहब देखे ना, खान साहब के लिए नवाज शरीफ की तरह कतरी जहाज मंगवाना कौन सा औखा काम था? खान के लिए जो है बाहर निकलना, कोई भी कमिटमेंट करके बाहर जाना, हाउस अरेस्ट हो जाना, कौन सा औखा काम था? ये ऑफर्स तो हर बड़ा लीडर, खान तो बहुत बड़ा लीडर है,
नवाज शरीफ जैसे लीडर्स को मिल गई थी तो इमरान खान को कौन सा, बट ही डिड नॉट, उन्होंने ऑप्ट नहीं किया इस काम के लिए। उन्होंने कहा मैं अंदर रहूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा, मगर ये अगली नस्लों के लिए है। सो बिल्कुल वो कहते हैं कि उस लिए तो बात हो तो हो, जाती डील वास्ते मैं गल नहीं करांगा। ये उनका डे वन से मौक़िफ़ है और ये ठीक है, ऐसे ही है जी। जी शेख साहब, आपने, मैं मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में सुन रहा था आपको ईद से पहले, आपने कहा जी जो भी हमने फैसला करना होगा सड़कों पे आने का, एहतजाज का, वो हम ईद के बाद ये फैसला करेंगे। तो क्या वो फैसले हो गए हैं कि कब, कैसे, कहाँ ये किया जाएगा एहतजाज या नहीं? सर आमिर भाई, बात ये थी कि खान साहब का जो विजन था और खान साहब ने ये हुक्म दिया था कि हम रमजान के दिनों में वो जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसको शेप अप कर लें और उसके बाद हम एक मुश्तरका लाएमल का ऐलान करें ताकि इस मुल्क में तमाम अपोजिशन की आवाजें इकट्ठी हों। तमाम जो इस फसाई निजाम से तंग हैं या निजाम के साथ खड़े होना चाहते हैं, उस निजाम के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, उनको यकजुबान होना चाहिए, उनको इकट्ठे होना चाहिए। तो उसमें कोशिशें जारी रही हैं और वो ईद के से पहले तक शेप अप नहीं हो सका। अभी 15 तारीख तक का मौलाना ने टाइम मांगा है, GDA से हमारे मामला तय पा चुके हैं। तो ये चंद दिनों में, चंद और दिन जो है, उसके बाद हम एक मुश्तरका लाएमल का ऐलान कर देंगे। बाकी रैलियां तो आप देखें कि वो कल भी रैलियां निकली हैं, यहाँ पे इधर आपके KP में निकली है, पंजाब में निकली है, हमारी गिरफ्तारियां हुई हैं, दोबारा कॉल जो है फ्लैश प्रोटेस्ट वो हो रही हैं जी। तो वो उस पर तो काम जारी है जी। वो जो मदर पार्टी है उन्होंने कोई कॉल्स जो है उन्होंने अपने अपने रीजन्स को दी हैं जी। आपने मौलाना का जिक्र किया और भी जिक्र किया, GDA का जिक्र किया, तो हाल ही में आपकी लीडरशिप सलमान अकरम राजा समेत जो है वो लखपास में बलूचिस्तान में गए, तो वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं अख्तर मेंगल वगैरह, वो भी क्या आपके एहतजाज का हिस्सा होंगे या उनका अलहदा वो होगा एहतजाज? देखें सर, हम तो उनके हर एहतजाज का हिस्सा बने हैं और वो हमारे, आपको याद होगा कि जब हमने ये शुरू में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को इकट्ठा किया था तो जगजई के साथ मेगल साहब हमारे साथ थे। शुरू की मीटिंग्स आप देख लें, अभी भी हमारे इत्तेहाद का हिस्सा है। हम इसी वजह से जो पहले ऐलान हुआ था हमने उसमें भी इनके एहतजाज की, हमने सपोर्ट की थी। जो ये हुआ है इसमें तो सिर्फ सपोर्ट नहीं, फिजिकली हमारे लोग जाके बैठे भी हैं और बलूचिस्तान से हमारी तंजीम और वर्कर भी उसका हिस्सा थे। अगर आप देखें तो ऑब्वियसली चीजें रेसिप्रोकेट करती हैं सर। हम जो करेंगे वो भी मुल्क और कौम के लिए करेंगे, किसी जाती फायदे के लिए तो नहीं करेंगे। तो सही है। अच्छा शेख साहब, मुझे भी ये जानना है आपसे, चूंकि आपके सामने आमिर साहब ने एहतजाज के हवाले से सवाल रखा है। एक वर्कर कन्वेंशन हुआ चंद रोज पहले और उसमें एक अनाउंसमेंट हुई मुराद सईद साहब की तरफ से, और वो अनाउंसमेंट एक एहतजाजी मार्च की थी जो 11 अप्रैल को सवात में किया जाना है, उनकी तरफ से ये ऐलान था। मुझे ये बताइएगा कि क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी इस एहतजाज में शामिल है या फिर मुराद सईद साहब की तरफ से ये एक यकतरफा फैसला है जिसको कन्वे कर दिया गया और निकलना है? आप मेरी बात सुने। देखिए, इस पे तो ये सवाल बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं बनता कि मुराद सईद साहब का सवाल से ताल्लुक है। वो अगर अपने हलके में और अपने जिले में कोई कॉल देना चाहते हैं तो इसमें दो तरफा या एक तरफा वाली तो बात ही नहीं है। ही कैन डू दैट। एक आदमी वहां से MNA रहा है, एक आदमी वहां का वजीर रहा है, एक आदमी वहां का नुमाइंदा रहा है और अभी भी वो उस इलाके का जो है वो मकबूल तरीन लीडर है। तो वो वहां पे कॉल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और वो उसमें कौन सा मजाके वाली बात है। जिस तरह अभी चंद दिन पहले हमारे MNA है इकबाल अफरीदी साहब, वो बहुत बड़ा जुलूस वो लेके आ रहे थे। शायद खटक साहब एक्टिविटी करते रहते हैं, हमारे जुल्फकार एक MNA है नौशहरा से, आसिफ खान, ये दोस्त निकलते रहते हैं KP में। तो अगर स्वात में मुराद सईद ने कोई दे दिया कॉल तो दे सकते हैं, उसमें कौन सी बात। जैसे मैं अपने हल्के में अगर देना चाहूं तो मुझे इससे कोई पार्टी से पूछने की जरूरत तो नहीं है। इमरान खान साहब के लिए अगर मैं अपने हल्के में कुछ करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कोई सारी शूरा से तो नहीं परमिशन लेनी है जी। सही जी। अभी आज की एक और खबर थी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज उन्होंने ये अहकामात दिए हैं कि 4 महीने के अंदर जो है 4 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका फैसला किया जाए। अब ये 9 मई को 2 साल हो जाएंगे, इसकी दूसरी बरसी होगी इस वाक़े की। तो ये क्या, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें सर, बात तो ये है कि वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, उस हवाले से तो बात बड़ी अच्छी है।
मगर जब इस किस्म की चीफ जस्टिस की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो ऑब्वियसली नीचे बड़ी छोटी अदालतें होती हैं सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में, इन्हों तो पंजाबी कहते हैं टर्बो लग जाता है, फिर दे तारीख। मगर यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो टाइम के डिले से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसाफ का है, क्योंकि ये झूठे मुकदमात हैं, जाली मुकदमात हैं और बिल्कुल भोंडे किस्म के मुकदमात हैं। एक बंदे ਨੂੰ एक ही टाइम ते पाकिस्तान ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ दिखाया जे और एक ही जगह थे एक ही इल्जाम नाल 18 पर्चे दिते। कोई जिनका ही बच्चा था जो एक टाइम में मियांवाली भी था, फिर फैसलाबाद भी था, फिर लाहौर भी था, फिर पिंडी भी था, तो फिर मर्दान भी थी। सर इस किस्म के पर्चे हैं आमिर भाई, ठीक है जी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ये कहेंगे कि स्पीडी तो करो मगर इंसाफ के तकाजों को जरूर पूरा करो, जिस वक्त फैसला करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इसके साथ ही एक और जी जारी रखिए, बाद में कमेंट कर दीजिए प्लीज। स्पीडी हो जाएगा और फिर ये जल्दी जल्दी हमारे बंदों को सजाए करके वो, क्योंकि जजेस से तो नीचे एटीसी में तो और ये दहशतगर्दी में तो अजीबोगरीब हालात बने हुए सर। मतलब है कि आप तुमको अगर हम कहानियां सुनाए किसी इस पे प्रोग्राम करेंगे आपके साथ पूरा आप हैरान हो जाएंगे, परेशान बात कर देते हैं बंदे की, ये क्या कर क्या रहेंगे, ये अदालतों में हो क्या रहा है हमारे साथ। यहाँ इशू शेख साहब ये आ जाता है कि यहाँ पैरेलल लेवल पे एक तो दहशतगर्दी की अदालतों में ये मुकदमा चल रहे हैं, फिर ये मिलिट्री कोर्ट्स में भी चल रहा है। आज जो पहला सवाल ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं याह्या अफरीदी, वो अब कोई जो आईनी अदालत है उनके मातहत नहीं है, वहाँ उनका एक अपना चीफ जस्टिस है और वो कह रहे हैं कि जनाब हम, बल्कि वो शायद बड़े ज़्यादा चीफ जस्टिस है उसके, जो जस्टिस अमीनुद्दीन है, तो उनको कैसे कह सकते हैं। एक दूसरा ये है कि उनकी तरफ से भी आज ये दिया गया है कि 2 समातों में हम भी जो है ना इसका फैसला कर देंगे। अब ये एग एंड चिकन है कि पहले किसका फैसला आता है, इधर का आता है उधर का आता है। देखिए सर आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, इसीलिए हम भी यही चाहते हैं कि इसका फैसला होना चाहिए कि जो हमने तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। एंड सेकेंडली सर पाकिस्तान तुहानू पता है आमिर भाई, जेदा हाथ पै हुई जेदा हाथ पहले पै जाए। अब हाथ पड़ने वाली बात है, मुकदमों में तो कुछ भी नहीं है सर, है तो सारा जुल्म है और जबर है, ज्यादती है और झूठ है। मतलब जुडिशल कमीशन से ये गवर्नमेंट भाग रही, फिर 9 मई का फैसला नहीं हुआ, फिर 4 को हमारे पे झूठे मुकदमात हो गए, फिर उसके बाद 26 को जो कत्ताल हुआ, ये तो उल्टे पर्चे इस वजीर आजम पे और इसके वज़रा पे होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है। और नहीं, आप देख लें क्या हो रहा है, देखें अल्लाह ताला खैर करेगा। हम तो रब की तरफ देखते हैं, उसी पे तवक्कल करके बैठे हैं। बंदे तो सानू ना उम्मीद रखनी चाहिए ना सानू को उम्मीद है जी। ठीक है। अच्छा शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि बादरियात के ऊपर आलमी कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर और पूरी दुनिया की नजरें थी, पूरी कौम उसको देख रही थी। इस वक्त आप हंसे नहीं, मेरा सवाल आप ले लीजिए। मुझे पता है आपने आज हर कोई यही सवाल कर रहा है, कर लो। वो शेख साहब पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्जाम हमेशा लगता है और आज भी लगा है कि रंग में भंग डालना जो है ना वो पीटीआई का वतीरा है। इन्होंने आज भी यही किया। एक तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें और सेकेंडली मादनियात के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा का मौकफ क्या है शेख साहब, ये भी मुझे बता दीजिएगा। आप मेरे उसका वो ना कीजिएगा, मेरे से किसी ने भी सवाल किया थोड़ी देर पहले और बड़े उसमें कि जी नहीं थे वहां पे, तस्वीर बड़ी अधूरी लग रही थी, केपी का चीफ मिनिस्टर नहीं था। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि आप लोग उन्होंने रेजोल्यूशन शायद पास कर दिया मगर खुद गए नहीं। तो मैं अगू सर ये किया, मैं क्या तुसी सानू किसी जगह ते खलोड़ देंदे हो, अगर साडा चीफ मिनिस्टर उत्थे खड़ा हो जाता तो फिर उसकी तबाही निकल जाती। अब वो खड़ा नहीं हुआ तो वो क्यों खड़ा नहीं हुआ, ये एक अगला सवाल है। मतलब सानू किसी पास एक करोड़ नहीं देते। ये मैं लाइटर टोन आपको कह रहा हूँ, मैंने किसी को जवाब दिया। बात ये है कि केपी में बन्नू, लकी और करक वाली साइड पे जो हालात, आगे कुरम वाली साइड पे पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल जरगे जो है वो चल रहे हैं। जो कल भी कन्वीन किया जरगा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर ने, आज भी कुछ ऐसे मामला थे जिसकी वजह ज्यादा प्रेसिंग मैटर्स थे जिसकी वजह से वो वहां पे जा नहीं सके। और मिनरल्स जो है ये बेसिकली सूबाई सब्जेक्ट है, ये सूबाई हुकूमत का अपना सब्जेक्ट है, तो वो
जिसने इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो सूबाई हुकूमत से राब्ता कर लेंगे, इसमें कौन सी बात है। इन्वेस्टर के लिए बड़ा आपने लाइटर वेन में ये कहा कि हमें किसी तरफ खड़ा नहीं होने देते। ये अली मीन गंडापुर साहब भी तो कहीं खड़े नहीं होते। कई दफ़ा उनकी तकरीरों से लगता है कि चे गुवेरा बन गए हैं, वो इतनी इनकलाबी तकरीर कर देते हैं कि संभाले नहीं जाते, और कई दफ़ा फिर वो ऐसे एकदम से गायब हो जाते हैं, वो पहाड़ी रास्तों से जो है फरार हो जाते हैं, और फिर अपनी ही पार्टी के लोगों से, वो तैमूर झगड़ा से, फलाने फलाने से वो लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, तो उनका भी तो नहीं पता चलता इधर है कि उधर है। सर मैं आपको बताता हूँ, आप भाई आमिर भाई देखें, ये सारी जो खबरें आती हैं ये पंजाब से नहीं आती, ये कहां से आती है? केपी से आती है। कभी आपने सोचा? अच्छा, उसकी वजह क्या है? हालांकि हमारे पास पंजाब में एमएनएस की तादाद ज्यादा है, एमपीएस की तादाद ज्यादा है। वजह यह है जहां गवर्नमेंट होती है और जहां गवर्नमेंट में आपको पता है पीटीआई में यंग लोग, हमारे मिनिस्टर्स यंग है, हमारा चीफ मिनिस्टर यंग है, एक ऐसे जज्बाती और जानिसार किस्म के लोग हैं कि बड़े ही इमोशनल अग्रेसिव हमारे वो जो है नौजवान हैं, तो वो एक खास स्टेट ऑफ माइंड के साथ चलते हैं। फिर जब गवर्नमेंट्स होती हैं तो गवर्नमेंट्स के अंदर लोगों को क्रिपिंग भी होती है, लोगों के गिले शिकवे भी होते हैं। हुकूमत होवे तो देखो ना, एक सूबा है आपके डीसी एसी एसपी डीपीओ थोड़ी मर्जी दे तो फंड थोड़ा सारी और सहूलियात लभ रही ने थोड़ा, और दूसरे पास से कुछ नहीं। जहां ये चीजें होती हैं वहां पे छोटा मोटा कंपटीशन गिले शिकवे बन जाते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि माहौल ऐसा बना हुआ है कि अगर पीटीआई में कोई ऐसे करके खारिज भी कर ले तो वो ऐसे लगता है कि जैसे हमने गोली मार दी एक दूसरे को। तो वो कोई इख्तलाफात इतने बड़े नहीं है। पॉलिटिकल कमेटी ने बाकायदा तौर पर सबको पाबंद कर दिया है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ पर ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। अच्छा शेख साहब, एक और मिनरल्स के मामले की आपने बात की, सूबाई सब्जेक्ट है, सूबाई हुकूमत का मामला है। सवाल मुख्तसर सा यही है आपके सामने कि क्या ये मिनरल्स का मामला, गंडापुर साहब तो सीएम हैं ही, मगर क्या खान साहब की मर्जी से मशरूत होगा अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है केपीके के अंदर? नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसी वो बात है नहीं। उसकी वजह यह है कि बिल तो केपीके में महीने में 10, 15, 20 बिल वो जो होते हैं वो पास होते रहते हैं। खान साहब ने पहले तो कभी पूरे साल डेट में डिमांड नहीं की कि भाई जो भी लेजिस्लेशन है वो पहले मुझसे शेयर करो। तो खान साहब का हुक्म होगा तो इसमें कौन सी बात है? खान साहब के हुक्म से कुछ चीज आगे खान साहब कहेंगे तो जाके उनसे वो कर लेंगे। अदर देन दैट एक मिसकंसेप्शन है जो कि दोस्तों को समझनी चाहिए कि ये नया बिल नहीं आ रहा। आमिर भाई तुसी ये समझा दे, ये नवा बिल नहीं जे, ये ऑलरेडी नाफिज कानून है पिछले कई सालों से केपी के अंदर। इसमें सिर्फ 5-6 अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। वो अमेंडमेंट्स भी क्यों की जा रही हैं? वो भी बड़ी स्ट्रेट और सिंपल इसलिए की जा रही है। एक तो इलीगल माइनिंग हो रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आता यहाँ पे। वो कहता है कि मैं ठेका लेता हूं, मैं हुकूमत को पैसे देता हूं, केपी को मेरी वो कोई नहीं है, सिक्योरिटी कोई नहीं है। जितना दिल करता है मेरी माइन या मेरे एरिया के विच काम शुरू कर देता है, कोई सिक्योरिटी नहीं। सेकेंडली कानून ये था कि आपने माइन लीज पे ले ली तो आपने 10 साल के अंदर अंदर काम शुरू करना है। ये लोग माइन्स और जगह ले लेते थे फिर 10-10 साल काम नहीं शुरू करते थे। उसको चेंज करके गवर्नमेंट 3 साल पे लेके आ रही है कि जी आप इसको 3 साल में करेंगे वरना हम आपकी लीज कैंसिल कर देंगे, ताकि वो एरिया ऑक्युपाई ना रहे। तीसरे कागजों में लेके बैठ के फिर तीसरा मशीनें लगा के काम नहीं करते। अच्छा, और पहले उसमें दफा 144 और 188 के मुताबिक वो ले ली जाती थी और फिर सुपुर्दारी पे वापस। अब उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने इस बिल में कि हम वो कॉन्फिस्केट करेंगे मशीन और फिर हम उसको ऑक्शन कर देंगे। लीज 10 साल की थी या 5 साल की तो इन्वेस्टर पैसे खर्च नहीं करता था, ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करता था कि यार मैं 5 साल वास्ते बैठा, 10 साल वास्ते मैंने केड़ी लोड़ है पैसे लाने की। अब इन्होंने कहा है कि अगर आप 50 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी लीज 30 साल से आगे नहीं जा सकती है। सो इस किस्म की चीजें हैं, इलीगल माइनिंग रोकने के लिए चीजें हैं। दूसरा आप एक बात और समझें, ये जैसे लोगों को मटेरियल्स को देखें, मजलिस शूरा का जो कानून होता है वो किसी भी सूबाई कानून के ऊपर प्रवेल करता है, और खुदा न खास्ता अगर किसी ने को गड़बड़ करनी हो तो वो वहां से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। केपी के अंदर पाकिस्तान सरवत शायद इसलिए भी पूछ रही थी कि क्योंकि इस वक्त ये माइनिंग का बहुत बड़ी ये कॉन्फ्रेंस जारी है और माइनिंग ज़्यादातर जो है केपी में और बलूचिस्तान में होगी, और केपी में क्योंकि आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट है और वहाँ भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं
और बलूचिस्तान में उससे भी ज़्यादा संगीन हालात है, और इस वक्त जो है तकरीबन जो है आधे से ज़्यादा सूबा मफलूज हुआ हुआ है, और इस वक्त भी वहाँ पे एहतजाज लखपास पे जारी है। तो इसलिए आपका ये इंदिया भी देना कि 15 से आप एहतजाज अपना शुरू कर सकते हैं, पता नहीं उसकी क्या शेप होगी, मगर ये सारे पस मंज़र में आपका कॉपरेशन या नॉन कॉपरेशन मैटर करता है। जी सर, क्या क्या मैटर करता है? ऐसे माहौल के अंदर आपका इन चीजों पे तावन करना या ना करना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। सर जो माइनिंग है ना सर, देखें, जो माइंस केपी के अंदर है वो केपी के अवाम की मलकियत है। केपी की हुकूमत, केपी की अवाम की जो नुमाइंदा हुकूमत है वही इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू लेके चलेगी, और केपी का एक एक रुपया और एक एक इंच सिक्योर होगा। और केपी की गवर्नमेंट, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए ताकि केपी के अंदर पैसा आए, केपी के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग आए और केपी में जॉब्स क्रिएट हो सके। तो उसमें हम कोई फेडरेशन के खिलाफ नहीं है, मगर ये है कि काम खा के ऑप्टिक्स के ऊपर काम करने के हक में तहरीक इंसाफ नहीं है। जहां को प्रैक्टिकल चीज होगी वहां वो काम करेंगे। ये बस लास्टली ये पूछ लूँ कि 15 के बाद आप एहतजाज का अपना का ऐलान जो करेंगे, तो ऐसे मौके पे दोनों पार्टीज को मेरा तो ख्याल है सोचना चाहिए वो कि जनाब, मगर वो ये एक तबका आ जाता है जो कहता है कि जी देखे ना जी इस वक्त मुल्क के बड़े हालात ख़राब है, इन्वेस्टर आ रहा था, फलाना गेस्ट आ रहा था, तो इस वक्त जो है सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो आपका ये नहीं। अगर मुझे करेक्शन की इजाजत दें तो सर। जी जी सर, 15 तक मौलाना ने अपनी शूरा से, 15 तारीख तक का टाइम मौलाना ने मांगा है, वो अपनी शूरा से को गुफ्तगू मशवरा करना चाहते हैं। साड़ी तरफों गल ये उन्होंने टाइम मांगा है। मैं ये डेट नहीं दे रहा हूँ सर, इतना कल बंदे मेरे गल पै जाएंगे। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, उसके बाद जब भी आप ये डेट देंगे और उसका जो भी लाए अमल देंगे, तो वो ये हमेशा इशू आ जाता है कि देखें जी इस वक्त हालात बड़े नाजुक हैं। वो हमेशा ही नाजुक रहते हैं, तो वो नज़ाकत का आपके उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो हालात 9 मई से नाजुक है जी। हालात तो 4 अक्टूबर को भी नाजुक थे, हालात तो 24 को भी नाजुक थे, और 26 को तो हमारी शहादतें भी हो गई सर। इस तो भी ज्यादा को नाजुक है काम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख वकास अकरम साहब। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी आमिर साहब अगर आप एक इजाज़त दें तो ब्रेक की तरफ हम चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है और पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है, हम कहाँ पर खड़े हैं, कितनी सोच विचार की और कितनी अमली इक़दाम की ज़रूरत है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आलमी दुनिया की आमिर साहब बात करते हैं स्टार्ट पे, जितना अपनी ख़तरनाक किस्म का एक पूरा मंजरनामा खींचा, जो मंजरकशी आपने की, दुनिया किस तरह से इससे लड़ रही है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। बेसिकली जिस तरह से आपने कहा कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कार फरमा है कि आए और ये कर लिया। मैं इंटरनेशनल चैनल्स को भी सुन रही थी, वो बता रहे थे कि जो ट्रंप के आने के ऊपर खुशियां तो बड़ी मनाई जा रही थी, अब सबको अंदाजा हो गया है कि क्या पॉलिसी उनकी चलेगी फर्दर आगे। असल में ये इतना बड़ा ये सारी बातें वो टैरिफ्स के हवाले से अभी से नहीं, वो 10-20 साल से ये बातें कर रहे थे, और कैंपेन के अंदर वो जिक्र करते रहे थे कि उनका एक ये मफरूज़ा है, उनकी ये एक थेरी है कि जी दुनिया हमारे साथ अनफेयर है, और वो हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे पे टैरिफ लगाते हैं और हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो उसकी, हालांकि यहाँ पे काफ़ी पढ़े लिखे लोग, जेफरी सैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़े दानिश्वर हैं, प्रोफेसर हैं, वो उनका ये कहना है कि ये कोई दुनिया की अनफेयरनेस की वजह से नहीं, अमेरिका की स्पेंडिंग, उनका ख़र्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं कि उसकी वजह से, और पिछले 2-4-5 दहाइयों से एक बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद एक दुनिया की एट द कॉस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि उनकी अपनी 20-25% की मैन्युफैक्चरिंग से वो 9% की मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, वो बनाते कुछ भी नहीं है, मगर चूँकि डॉलर के ऊपर दुनिया की वो रिज़र्व करेंसी है और उसके सहारे वो नोट छापते रहे। अब जो है सूरत हाल जो है वो कह रहे हैं कि ये इसलिए किया गया है कि हालांकि इन टैरिफ्स लगाने से अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मसला ये होगा कि क्या इसको मुशर्रफ जो है सदर ट्रंप निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि
इन्फ्लेशन, महंगाई इससे बढ़ेगी जब उनको हर तमाम कंज्यूमर्स को 25, 30, 40, 50% 54% फॉर एग्जांपल चाइना के ऊपर वो उन्होंने टैरिफ्स लाजिम कर दिए हैं। तो ये जो पैसे जो टैरिफ हैं ये अमेरिकी कंज्यूमर ने देने हैं। उन्होंने अगर चीन की, पाकिस्तान की या किसी मुल्क की भी जो कोई प्रोडक्ट लेनी है तो उसको अगर पहले फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी अगर कपड़ा 100 रुपए का मिलता था तो वो 129 रुपए का मिलेगा, क्योंकि 29 ये हमने नहीं देना, उन्होंने देना है। ठीक है। सो इसलिए इसकी वजह से महंगाई, अगर हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, लेट से 5% से ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ी, तो वहाँ अमेरिका में बहुत अनरेस्ट आ जाएगा। ऑलरेडी अनरेस्ट आ गया है और लोग परेशान हैं। दूसरा ये कि इसके पीछे एक मफरूज़ा ये है कि इससे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाह रहे हैं। एक तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते बढ़ते क्या वो बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी भी तो कई साल लग जाएंगे। दूसरा ये अमेरिका की जो सारी उम्र यहाँ पे आइडियोलॉजिकल जो नज़रियाती जंग रही वो रही कि जनाब सोशलिस्ट सिस्टम और कैपिटलिज्म सिस्टम, और कैपिटलिज्म सिस्टम की जो बताई जाती थी एहसास वो फ्री ट्रेड, लिबरलिज्म, कि जनाब आप ये खोलें, मंडियाँ खोलें। और हमारे जैसे गरीब मुल्कों जो हमेशा ये ब्रेटन वुड्स और तमाम इस तरह के इदारे और ये IMF के ज़रिए, हमें वर्ल्ड बैंक के ज़रिए यही कहा जाता है कि जी आप अपनी खोलें, आपने या टैरिफ्स ना लगाएं। WTO इसलिए बनाया गया कि जी आप प्रोटेक्शनिस्ट ना हो, आप रोके ना, जिसको जिधर से सस्ता माल मिले आने जाने दें। तो उसका जो दाई सबसे बड़ा कैपिटलिज्म का आप समझ लें कि वेटिकन जो है वो अमेरिका है। और जब अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ा टैरिफ लगाता है तो वो फिर एक बहुत बड़ा एक नज़रियाती मसला भी खड़ा होता है, एक डिस्कोर्स नई शुरू हो जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम इसके नतीजे नहीं निकले थे। पहले ये 1920s में ऐसा किया गया था, 1929 में, तो उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन हो गया था, पूरी इकॉनमी जो है US की नीचे चली गई थी। तो लोग पूछ रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी दानिश्वर और दुनिया भर में जो अक्लमंद लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं क्यों। तो ये शक किया जा रहा है कि इसलिए किया जा रहा है कि अमेरिका का डेफिसिट जो है 36 ट्रिलियन पे हो गया है। कि डॉलर क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा, सोने के से अलहदा उन्हें डिस्कनेक्ट करके निक्सन के दौर में वो नोट छापते रहे। और क्योंकि डॉलर जो है दुनिया की रिजर्व करेंसी है तो कोई गांव के चौधरी को कोई पूछ नहीं सकता, जितना मर्जी दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज जो है वो चौधरी है। तो चौधरी अपनी साख के साथ, तो अब वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि इसके पीछे मेथड ये है कि वो कह रहे हैं कि 2-3 चीज़ें, कि आप हमें जो है ना चौधरी होने का, आपको जो उन्होंने एलाइज का ठेका लिया हुआ था सिक्योरिटी का, जैसा कि नेटो का, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, मुख्तलिफ EU, वो कह रहे हैं कि हमें उसकी फीस दें, आप अपना खर्चा भी खुद उठाएं और हमें फीस दें। और साथ में वो अपनी सुप्रीमेसी डॉलर की बरकरार रखना चाहते हैं, उसको नहीं वो छोड़ना चाहते हैं। ये एक बुनियादी वजह वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रंप की नहीं है, ट्रंप की जो टीम है, ख़ास तौर पर उनके ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी हैं, वो ये बातें पहले भी करते रहे हैं। तो उनकी टीम की ये सोच रही है। तो इसके पीछे ये, अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि सबसे बड़ा जो ट्रिगर किया इस चीज़ को वो चाइना ने किया है। ये चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना चूँकि AI में, टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमी में दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, कई चीज़ों में अमेरिका से बहुत आगे जा चुका हुआ है, ख़ासतौर पर टेक्नोलॉजी में। तो इशू ये है कि चाइना का $1 ट्रिलियन का सरप्लस है अमेरिका पे, और अमेरिका का एग्जैक्टली $1 ट्रिलियन का जो है डेफिसिट है। तो चाइना मगर पीछे नहीं हट रहा। चाइना ने मैच किया है कि उन्होंने जो उनके ऊपर 34%, पहले 20% थे, तो 54% टैक्स हो गया। और अब वो कह रहे हैं ट्रंप उनको कि जनाब आप रिटेलिएट करेंगे तो मैं 50%, 104% भी कर दूंगा। और कभी इम्कान है कि चाइना शायद इसको मैच करेगा। मैं देख रही थी, कह रहे थे हम हर हद तक जाएंगे, चाइना भी अपना और चाइना ने साथ में ये भी किया है कि उन्होंने जो रेयर मिनरल्स जो हैं, अर्थ में जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, उसके ऊपर जिस तरह चीन ने चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई थी, तो उस पर पाबंदी लगाई है। उससे अमेरिका की मिसाइल एनर्जी, F-35 प्लेन्स फॉर एग्जांपल, उसके पुर्जे
वो उन धातुओं से, उन मिनरल्स से बनते हैं। अच्छा। तो चीन ने उन पे भी पाबंदी लगा दी है। मजीद जो है चीन पहले ये करता रहा कि चीन जो है वो जब ये पहले टैरिफ्स आए थे तो वियतनाम और मैक्सिको के ज़रिए ये चीज़ें भिजवाता रहा जी। अच्छा, वहाँ पे हम आ जाते हैं क्योंकि हमारा जो इशू है इस वक्त, मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास जल्दी जी बिल्कुल मेरे पास वक्त मौजूद है, जी बात कीजिए। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस वक्त जो डिस्कोर्सेस जो हैं, जो बहसों मुबासा हमारी गवर्नमेंट इस पे नहीं बता रही कि ये क्या, इसको डील करने की इनकी पॉलिसी क्या है। अभी तक सिर्फ हमें ये बताया गया है कि 2 टीमें बन गई हैं और वो अमेरिका से बात कर रहे हैं, या कम से कम प्राइम मिनिस्टर जो है या इवन बैंकर का काम भी नहीं है। अच्छी बात है, औरंगजेब साहब इन चीज़ों पे काउंसिल तो बना रहे हैं, मगर सोच क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका भेज रहे हैं टीम, अच्छी बात है, अमेरिका से बात करनी चाहिए, रीनेगोशिएट करना चाहिए कि जनाब हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है। ये जो $3 बिलियन, $5 बिलियन भेजते हैं, जिसमें $3.5 बिलियन हमारा सरप्लस है, ये हमारी लाइफ लाइन है, इसलिए बात करके एक बेहतर डील ली जा सकती है, करनी चाहिए। मगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम चीन से बात करें, क्योंकि जिस तरह पहले वो मैक्सिको और वियतनाम के ज़रिए अब टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका इनके ज़रिए चाइनीज़ भेजते थे वहाँ पे माल, तो इस बात का इम्कान है कि जब चीन जो है वो तकरीबन देखें ना $200 बिलियन के करीब अमेरिका को चीज़ें भेजता था, हालांकि उनका डेफिसिट है ज़्यादा, वो भेजते थे जो चीज़ें $300 बिलियन का उनका सरप्लस था। जो वो $300 बिलियन जब टैरिफ ज़्यादा होंगे तो वो जब नहीं भेज पाएंगे या कम भेज पाएंगे तो वो किधर जाएगा। तो हमारा उनके साथ बॉर्डर लगता है, चीन हमारा हमसाया है, हम CPEC का हिस्सा हैं, तो हम वो इस बात का इम्कान है कि वो हमारे यहाँ वो फैक्ट्रियाँ बनाएं, यहाँ पे माल बनाएं। हमें चीन से इस पे बातचीत करने की ज़रूरत है। दूसरा एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई है, वो क्या कि चीन ने हाल ही में डिजिटल करेंसी जो उनकी RMB है, eRMB, उसको लॉन्च तो 2021 में किया था, वो उसको ग्रेजुअली बढ़ा रहे थे। पहले उन्होंने अपनी डोमेस्टिक मार्केट बनाई, तकरीबन 90% अमेरिका चीन के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो करेंसी के ज़रिए नहीं होती, वो डिजिटल हैं। अब उसको वो एक्सपैंड कर रहे थे और पहले ही अमेरिका जो घबराता है वो डॉलर की रिजर्व करेंसी की सुप्रीमेसी पे घबराता है, वो पहले ही वो थ्रेटन था कि ये रूस फॉर एग्जांपल जो है वो उसको वेपनाइज करके वो रूस पे कदगने लगा रहे थे, स्विफ्ट का निज़ाम यूज़ कर ईरान पे कर रहे थे, और भी दुनिया पहले ही जो है स्विफ्ट का निज़ाम, पहले जो 80% तक ट्रांजेक्शन होती थी वो 48% पे आ गई हैं। अब ब्रिक्स को भी वो इस तरह की इस पे सोच विचार कर रहे थे कि मुतबादल डॉलर की बजाय दूसरी करेंसियों के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की जाएं, होनी चाहिए वो। तो उस पे ट्रंप साहब ने धमकी लगाई थी कि हम बहुत बुरा मनाएंगे कि अगर ब्रिक्स ने इस तरह की कोई बात की। तो इस पॉलिसी टैरिफ्स के पीछे वो कह रहे हैं अमेरिका का सबसे बड़ा डर ये है, जबकि चाइना ने हाल ही में ये 17 मार्च को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसको हमने या लोग दुनिया ने नहीं देखा, नजरअंदाज किया गया, कि RMB की 2 चीज़ें की है एक्सटेंशन। एक तो मिडल ईस्ट में GCC की 6 मुल्क और आसियान के मुल्कों से जोड़ दिया है, जिससे कि उसका दायरा बहुत बढ़ गया है। साथ में उन्होंने उनकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, CPEC जिसका हिस्सा है, जिसका जो कि पाकिस्तान की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हम उसका हिस्सा हैं। सो हम इनडायरेक्टली उसका हिस्सा बन गए हैं। हमें जो है भी डिजिटल करेंसी, एक तो पहले ही हम स्वाप कर रहे हैं, उसका हिस्सा हैं, हमें मजीद उसके ऊपर काम करना चाहिए और चाइना के साथ अमेरिका के अलावा बात करनी चाहिए कि आप वियतनाम और मैक्सिको के बाद हमें मौका दें, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लाएं, ताकि हमारे यहाँ भी इकोनॉमी भी चले, जॉब्स भी आए। तो हमें चीन के ऊपर गौर करना चाहिए, इन चीज़ों पे सोच विचार करने की जरूरत है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इस पे हम बात करें और इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाएं। तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि हुकूमत इस चीज़ पे ज़रा डिबेट को ज़रा ओपन करे, पार्लियामेंट में भी बात हो और मीडिया से भी हमें भी बताया जाए कि वो किन लाइन्स पे सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।